हेलो एंड वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के आगे की पढ़ाई करेंगे। ये थर्ड लेक्चर है हमारा इकोनॉमिक्स का। उसके पहले बात करें, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू आवर कम्युनिटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने जो अपनी गलतियों से सीखा है 2022 और 2023 प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, मेंस का एक्सपीरियंस जो भी मुझे मिला मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। नाउ लेट्स गो। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ लिए थे, नेशनल इनकम और हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, द वेज ऑफ नेशनल कैलकुलेट नेशनल इनकम्स, जिसमें हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की कौन कौन सी मेथड है। व्हाट आर द मेथड्स टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमने क्या समझा था सबसे पहले, इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ नेशनल्स। तो फिर हमने देखा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल इनकम ऑफ द नेशनल्स। एब्रॉड में है जो नेशनल्स, उनकी इनकम को भी हम काउंट करते हैं। फिर इस तरीके से हमने फिर उसमें डेप्रिसिएशन हटाया, फिर नेशनल इनकम हम पहुंच गए थे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे हम पहुंच गए थे। नाउ अगर हमें जीडीपी फाइंड करनी है, सबसे पहले अब जीडीपी कैसे क्या फाइंड करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम अपने देश में किन मेथड के थ्रू अपने देश की जीडीपी या फिर किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी को फाइंड कर सकते हैं, उसके तीन तरीके हो सकते हैं। किसी भी इकोनॉमी में कितना इनकम जनरेट हुआ, पहला मेथड ये हो सकता है, इनकम मेथड। सेकंड मेथड इज़ प्रोडक्शन मेथड, और इसी को हम वैल्यू एडिशन मेथड बोलते हैं कि टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में एक इकोनॉमी के अंदर, उसे हम प्रोडक्शन मेथड बोलेंगे। वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन से हम फाइंड कर सकते हैं जीडीपी। थर्ड मेथड जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कितना एक्सपेंडिचर हुआ किसी भी इकोनॉमी में, टोटल कंज्यूमर्स ने कितना खर्च किया है पैसा। तो इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं जीडीपी। तो एक्सपेंडिचर मेथड होगी हमारे पास में, एक मेथड हुई प्रोडक्शन मेथड, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ इसको पता कर लो, या फिर वैल्यू एडिशन मेथड बोल सकते हैं इसी को। और फर्स्ट मेथड इज इनकम मेथड। सो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के हम मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में क्या होगा, हमें इकोनॉमी में सारी की सारी इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, जितने भी लोगों ने, सभी लोगों ने जिस भी रूप में, जिस भी फॉर्म में इनकम को जनरेट किया है, उस सारी इनकम को हमें जनरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ टोटल इनकम अर्न थ्रू द ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इकोनॉमी में इनकम जनरेट हुई है, वह टोटल इनकम हमारी जीडीपी बताएगी। तब यहाँ पर हम जीडीपी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ऑल दी इनकम। तो जो लेबर्स हैं उनको क्या मिला होगा, वेजेस। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या मिला होगा, प्रॉफिट। जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उनको इंटरेस्ट मिलेगा। जिन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया है उसको रेंट मिलेगा। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। सो लेबर को वेजेस मिलेगा, तो वेजेस ऐड किया। एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिला, उन प्रॉफिट को ऐड किया। कैपिटल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, एंड लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज देने वाले को रेंट मिलेगा। सो वी गेट जीडीपी इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट। सो दैट इज द इनकम मेथड, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो जीडीपी बाय इनकम मेथड इज वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस इनकम, सॉरी इंटरेस्ट प्लस रेंट। सो दैट इज जीडीपी बाय इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है कि इनकम हम किस किस की इनकम किस किस फॉर्म में होती है। तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जब 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो 4 ही तरीके से इंटरेस्ट इनकम जनरेट की जा सकती है।
लेबर से वेजेस, एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट, कैपिटल से इंटरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज से रेंट। तो यहाँ से जो इनकम मेथड है, इनकम जनरेट होगी जो GDP में, उसे हम बोलेंगे GDP इज इक्वल टू W प्लस P प्लस I प्लस R, डेट इज GDP बाय इनकम मेथड। ये इनकम मेथड है। मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, डिस्क्राइब दी ऑल द मेथड्स टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। वहाँ पे आपको सारे मेथड बताने थे। सेकंड मेथड अगर बात करें, प्रोडक्शन मेथड की बात करें, प्रोडक्शन मेथड हमने जो भी प्रोड्यूस किया और वैल्यू एडिशन मेथड है, तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? इट इज़ अ एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मतलब नेट कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है एक साल के अंदर अंदर किसी भी इकोनॉमी में, उसे हम बोलेंगे वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो किसी कंपनी ने इनपुट में खर्च किए हैं 10 रुपये और उसने आउटपुट तैयार कर दिया इसका 20 रुपये का, तो वैल्यू एडिशन कितने का हो गया? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 रुपी। 10 रुपी का वैल्यू एडिशन किया है फर्स्ट फर्म ने। इसी तरीके से हम सारे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फर्म हैं, अब यहाँ पे फर्म का मतलब सब कुछ हो रहा। कोचिंग इंडस्ट्रीज़ भी सर्विसेज सेक्टर में आती हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगी। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा। दिस मेथड गिव्स GDP एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे क्यों मिलता है हमें? बिकॉज इट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन एज वेल एज द टैक्सेस। अब प्रीलिम्स में UPSC क्या पूछ सकता है? जो भी वैल्यू एडिशन मेथड से हमें GDP मिलती है, क्या वो फैक्टर कॉस्ट पे मिलती है या फिर मार्केट प्राइस पे मिलती है? इस तरीके से करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ सकती है UPSC। तो आपको याद रखना है, वैल्यू एडिशन मेथड से जो भी हमें GDP मिलेगी वो हमें मार्केट प्राइस पे मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हम वैल्यू एडिशन में जो प्राइस ले रहे हैं उन प्राइजेस में टैक्स इंक्लूड है और डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी डिडक्टेड है। तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, टैक्स इंक्लूड है, और जब हमने देखा था जहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो जाता, टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं जिस कॉस्ट में, तो वो मार्केट प्राइस कहलाने लगती है। तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो यहाँ पर GDP का फॉर्मूला वही रहने वाला है जो कल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ लिया था GDP का फॉर्मूला? कि सबसे पहले GDP होगा मार्केट प्राइस पर, फिर हम इससे हम क्या निकालेंगे? GNP, नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस की। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, सो हमें GNP मिलेगा। इस GNP से हम क्या निकालेंगे? NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। इसके बाद हम निकालेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारी GDP हो जाएगा। और नेशनल इनकम, डेट इज़ नेशनल इनकम। जिसको समझ में नहीं आया, लास्ट लेक्चर आप ज़रूर देख लें, थोड़ा सा स्पीड में देख लें तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। थर्ड मेथड की बात करें, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन कितना हुआ है, इस मेथड के भी ज़रिए हम जा सकते हैं। समझिए, एक मार्केट है तो यहाँ पर कंज्यूमर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट भी है। तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट आपस में मार्केट बनाते हैं। इस तरीके से मार्केट रन करता है। तो प्रोड्यूसर्स ने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को दिए, कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर्स को क्या दिया? पैसा दिया। इन्होंने इनसे ख़रीदा, इन्होंने इनको बेचा। कंज्यूमर्स, अब जो कंज्यूमर है वही तो यहाँ पे काम करने वाले होंगे उन फैक्ट्री में, तो यहाँ से इनको कुछ इनकम भी जनरेट होगी। इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो हमने एक देखा, एक इनकम मेथड देख लिया। अब हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, और एक हमने देख लिया है वैल्यू एडिशन, जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया। तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड क्या कह रहा है? नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ द
अमाउंट स्पेंट ऑन द फाइनल कंजप्शन, वर्ड है फाइनल कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, जितने भी लोगों ने खर्च किया, कॉरपोरेट यानी कंपनी ने खर्च किया होगा पैसा, और गवर्नमेंट ने खर्च किए पैसे। तो लोगों ने पैसे खर्च किए घर में कंजप्शन करने के लिए, कार खरीदी है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सर्विसेज खरीदी हैं, मोबाइल खरीदा, ये सारा का सारा। कॉरपोरेट ने खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदा, नेचुरल रिसोर्सेज खरीदे, सर्विस खरीदी हैं, और गवर्नमेंट ने भी कई सारी चीज़ें खरीदी। तो एक्सपेंडिचर किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? सी। प्राइवेट एक्सपेंडिचर को हम सी बोलेंगे, जो कंज्यूमर गुड्स पे हुआ। देन जो कंपनियों ने फैक्ट्रियों ने पैसा खर्च किया है, गाड़ियाँ खरीदी हैं, मशीनरी खरीदी होगी, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसको आई बोलेंगे। गवर्नमेंट ने जो खर्च किया है पैसा कंज्यूमर गुड्स को, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग राशन और भी फैसिलिटी हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और आने जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो पैसे खर्च किए हैं उसको जी बोलेंगे। और भी कोई सामान होगा जो गवर्नमेंट ने लिया होगा, प्राइवेट कंपनी ने लिया होगा, हाउस होल्ड ने लिया होगा, इंडिविजुअल्स ने लिया होगा, लेकिन वो ओरिजिन कहाँ से हुआ? विदेश से। कुछ सामान हमारा विदेश में गया होगा, कुछ सामान विदेश से हमने कंज्यूम किया होगा, इसलिए हम नेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी देखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फर्म्स का इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंडिचर, और हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर। सो इसलिए इस मेथड से हमें मिलेगा जीडीपी, उसको बोलेंगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एफ। नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेवेन्यू कितना रहा। हमने तीनों मेथड को पढ़ लिया है कि एक हमने इनकम मेथड, कि इनकम कितनी जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कितनी इनकम जनरेट हुई, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है जितनी भी वैल्यू एडिशन हो रहा है इकोनॉमी में, जितने भी लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, अगर कोई कोचिंग पढ़ा रहा है तो वो सर्विस के थ्रू वैल्यू एडिशन कर रहा है, अगर कोई गुड्स तैयार कर रहा है तो गुड्स प्रिपरेशन में उसको वैल्यू एडिशन उसने कितना किया, इस तरीके से उसको बोलेंगे प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन होगा। देन एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है इकोनॉमी में, तो हमें यहाँ से भी जीडीपी फाइंड कर सकते हैं। तो जीडीपी निकालने के 3 तरीके हमने देख लिए। नेक्स्ट इज की टर्म और की कॉन्सेप्ट एक अगर हम देखें वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ रहा है यहाँ पे? ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ द इकोनॉमी, और कैपिटल यानी होता है असेट, फिक्स्ड असेट, फॉर्मेशन यानी बनना। तो हमारे इकोनॉमी में कितनी टोटल फिक्स्ड असेट बने, इसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो होता क्या है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? सिंपली वह प्रोडक्शन है जो कंज्यूम नहीं किया गया है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज़ नॉट consumed during the year and generally consist of the machinery and infrastructure. रोड बनी, ब्रिजेस बने और मशीनरी टूल्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर से, उन सब को बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि फर्दर यूज़ में लिया जा सकता है, इसे हमको बोलेंगे कैपिटल और फिक्स्ड असेट। कल के दिन हम इस रोड का यूज़ करेंगे, ब्रिज का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा हमारा यूज़, और हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कैपिटल, फिक्स्ड असेट, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को फाइनेंसेस कहाँ से मिलते हैं, मतलब कहाँ से इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ से पैसा लगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में? एक तो है सेविंग, जो भी स्मॉल सेविंग्स हैं गवर्नमेंट के पास में जाती हैं तो गवर्नमेंट फंडिंग वहाँ से मिलती है। एक फिर होता है प्रोविजंस ऑफ द डेप्रिसिएशन,
कुछ इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं डेप्रिसिएशन करने के लिए, उस सेविंग का यूज़ भी हो सकता है। और कुछ लोन टाइप का सरकार ने लिया या फिर प्राइवेट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, तो नेट बोरोइंग फ्रॉम दी एब्रॉड, विदेशों से जो पैसा आया, देश में से पैसा है, सेविंग्स है और डेप्रिसिएशन के पैसा बचा के रखा है, वहाँ से फाइनेंसेस होती हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब प्रीलिम्स में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन पूछे, ये कम चांस है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरीके से यूपीएससी पूछता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसी देश में ज़्यादा हो रहा तो उसका मतलब क्या है, कम हो रहा उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर सरकार ने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया, इफ़ एफडीआई इज़ इंक्रीजिंग, तो क्या पॉसिबिलिटी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज़ होगा। इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, फ्रेम करती है। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कीवर्ड है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मेनली मेंस से रिलेटेड है, प्रीलिम्स में इतना नहीं पूछा जाता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम जान तो लेंगे, हमने पढ़ लिया नेशनल इनकम कैसे जान सकते हैं। एक हमारे पास में है इनकम मेथड जान के, एक हमारे पास में है एक्सपेंडिचर मेथड और एक हमारे पास है वैल्यू एडिशन। अब क्या जितने भी देश में लोग हैं उन सबकी इनकम हमें पता है? नहीं। क्या जितना एक्सपेंडिचर देश में हो रहा सबका एक्सपेंडिचर पता है हमें, खर्च हो रहा? नहीं। सब लोग रिसिप्ट लेते नहीं है, ब्लैक मनी भी है। वैल्यू एडिशन पता चल रहा सभी का? नहीं पता चल रहा। इस तरीके की प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबल डाटा नहीं है, देयर इज़ अ लैक ऑफ रिलायबल डाटा। सेकेंड इज़ डाटा फैब्रिकेशन, जो डाटा अवेलेबल है वो मैनिपुलेटेड है। वो गवर्नमेंट अपने डाटा को, अपनी जीडीपी ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी कभी मैनिपुलेट करती है और फैब्रिकेशन होता है। किसी कंपनी को टैक्स कम देना है तो वो अपनी इनकम कम बताएगी, रेवेन्यू कम बताएगा, तो इसे बोलेंगे डाटा फैब्रिकेशन। रिलायबल डाटा नहीं है, रिलायबल डाटा का नहीं है मतलब रिलेवेंट डाटा नहीं है। डाटा पता चले 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है। अब 1 साल पुराने डाटा से हमें 1 साल पुरानी की स्थिति पड़ेगी ना, 1 साल पुरानी स्थिति पता चलेगी इकोनॉमी की, ना कि आज की। और भी क्या है, ब्लैक मनी एग्जिस्ट करती है, तो ब्लैक मनी का ना तो इनकम सोर्स पता है, ना एक्सपेंडिचर पता चल रहा, ना वैल्यू एडिशन का पता चल रहा, तो हम नेशनल इनकम पता कैसे करेंगे। और क्या है, नॉन मोनेटाइजेशन। हर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा नहीं दिया जाता है इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल केयर बाय अ मदर और डोमेस्टिक वर्क जो है, इसके लिए कोई इनकम नहीं देते, लेकिन वो काम नहीं है, तो वो नेशनल इनकम में कैसे इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे सर्विस तो दी जा रही है। और जैसे कि चैरिटी, डोमेस्टिक वर्क, ये एग्जाम्पल है नॉन मोनेटाइजेशन ऑफ मैनी सेक्टर्स। तो इनका कोई डाटा नहीं है हमारे पास में, तो नेशनल इनकम जो भी हमारे पास पता चलेगी वो कंप्लीट पिक्चर को नहीं दर्शाएगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कॉस्ट। नेशनल इनकम तो पता चल गया, लेकिन जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट हमने दी है, पॉल्यूशन हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का, वाइल्ड लाइफ एंडेंजर्ड हुई, उसका क्या, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था कि मेंस में पूछा जा सकता है। ऐसे में आप इसका यूज़ कर सकते हो कि नेशनल इनकम को टारगेट करना कहाँ तक सही है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जीडीपी को, जीएनपी को टारगेट करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं होगा। सेम एक और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड होता है कि जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या जीडीपी से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं? अब दो सिंपल चीज़ें समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। एक चीज़ है डेवलपमेंट और एक है
ग्रोथ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है और यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। किसी के पास पैसे बहुत ज़्यादा आने लगे तो उसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। एजुकेशन उसके पास में नहीं है, तो डेवलपमेंट क्वालिटी पे फोकस करता है, ग्रोथ क्वांटिटी पे फोकस करता है। अब क्वेश्चन है, क्या जीडीपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेज़र है? कहाँ तक है, कैसे नहीं है? फर्स्ट अप्रोच कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर जीडीपी में बढ़ रही इंक्रीमेंट है, इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन जीडीपी दैट मीन्स देयर इज़ अ इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहाँ पे हेल्थ अच्छा होगा, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा। पहला अप्रोच तो ये कहता है। ये सही है गलत है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशन हमें पता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसे आने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता हो। सेकंड अप्रोच अगर हम देखें, ये कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें पर कैपिटा इनकम के रूप में देखना चाहिए। टोटल जीडीपी इंक्रीज हुई, इस पर फोकस ना करके हर इंडिविजुअल की इनकम कितना बढ़ी है इस पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस कौन कौन सी होंगी इसमें। अब हमें तो अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। हमने देखा कि जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के में क्या रिलेशन है या नहीं है, सिर्फ पैसे बढ़ने से डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द यूजफुलनेस ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट इज लिमिटेड बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ इंक्रीज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर सिंपल मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास में वेल्थ बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हम जेंडर पर्सपेक्टिव से देखें तो इतना एजुकेटेड क्लास वहाँ पे नहीं है। स्टेटस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी इज़ नॉट गुड एज कम्पेयर टू दी मैन। सेम इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट रिफ्लेक्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इंडिया में इनकम जीडीपी ग्रोथ हो रही है, बट पॉवर्टी इंटेंसिटी कितना कम हुआ कि किसी को नहीं पता। तो रिचर्स गेटिंग रिचर, पुअर गेट पुअरर। नेक्स्ट लिमिटेशन है जेंडर डिस्पैरिटी। जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, बट जो स्टेटस मैन का इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या उतना ही इम्प्रूवमेंट वीमेन का स्टेटस में हुआ है? ऐसा कह पाना मुश्किल है। नेक्स्ट, हाई जीडीपी इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हाई जीडीपी ग्रोथ रेट कैन बी अटेन बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो, जैसा कि चाइना में ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट का हमने जो नुकसान किया है, जो डिस्ट्रक्शन हमने किया, उसका मेजरमेंट भी तो करना पड़ेगा, उसका अकाउंट में भी तो लेना पड़ेगा, उसको अकाउंट में भी लेना पड़ेगा। सिमिलरली एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हमें नहीं पता चलता कि किसी देश में जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, वहाँ पे वीमेन और मैन का स्टेटस बहुत अच्छा है, वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, वहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट अप्रोच, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को सेम मानते। सेकंड अप्रोच जो था पर कैपिटा इनकम की बात करता है कि हर व्यक्ति की आय बढ़ जाए, ये हमें देखना पड़ेगा। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? अगर अब मैं आपको सिंपल बताऊं, इंडिया का पॉपुलेशन है तो टोटल जीडीपी को डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से, तो पॉपुलेशन से डिवाइड करने से मिलेगा पर कैपिटा इनकम। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऐसा हो भी सकता है कि पर कैपिटा से ज़्यादा हो कम हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम एक फॉर्मूला से पता चलता है। तो पर कैपिटा हैज़ लिमिटेशंस लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मे नॉट इम्प्रूव। व्यक्तियों की आय बढ़ गई, इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ी है, बट वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा हो ऐसा कह पाना मुश्किल है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, पॉवर्टी, दीज आर द कंसर्न विद द सेकंड मेथड एज वेल एज। तो जीडीपी, इनकम
एस्टिमेशन से जो भी मेथड है, जीडीपी कैलकुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़रूर बताती है, बट इट इज़ नॉट अ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज द वेलफेयर। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वहाँ पे हेल्थ कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, वहाँ पे न्यूट्रिशन कितना है लोगों के पास में, वहाँ पे हंगर है कि नहीं है, वहाँ पे पॉवर्टी है कि नहीं है, वहाँ पे लिटरेसी कैसी है, वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है। ये सारी की सारी बातें हमें वहाँ पे देखना चाहिए जब हम इसको कंपेयर करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को। इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी प्रीलिम्स में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। हमने नेशनल इनकम के मेथड को देख लिया है। नेशनल इनकम को जनरेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक इनकम मेथड है, दैन एक हमारे पास प्रोडक्शन मेथड है, एक हमारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड है। फिर हमने देखा कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता। दैन वी गेट द प्रॉब्लम्स विद द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। दैन वी गेट जीडीपी एज अ मेजर ऑफ economic development and its limitations. Thanks for watching. Do subscribe YouTube channel and join this Telegram channel for more update and notes available on this channel. Okay, thank you so much, all the best। और इस YouTube चैनल